कौन से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो भोगीलाल जी पंड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं, वागड़ का गांधी कहते हैं, भोगीलाल जी पंड्या, इनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंदर की गई थी। माणिक्यलाल जी वर्मा वगैरह की बात करें तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हो जाते हैं। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष ये बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष है वो आपके बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था, याद रखिएगा। 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? मगाराम वैद्य के द्वारा। यहां पर बात करें कलकत्ता, तो राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडलों के अंदर एक आपका ये सिरोही वाला भी था, ये भी था, तो ये आपके राजस्थान से बाहर स्थापित होता है। मगाराम जी वैद्य के द्वारा राजस्थान से बाहर कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की यहां पर 1936 में स्थापना की जाती है। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण आपका संयुक्त राजस्थान जिसे हम कहते हैं, संयुक्त राजस्थान की हम बात करें तो आपका 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल 1948। तो ये आपका एकीकरण का तीसरा चरण, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एकीकरण के तीसरे चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान के अंदर यहां पर मेवाड़ को इसमें जो है तीसरे चरण के अंदर जोड़ा गया। 166 के अंदर तीसरे में मेवाड़, क्योंकि दूसरे में मेवाड़ है वो आपका शामिल होना चाहता था लेकिन बाद में उसमें शामिल हुआ नहीं दूसरे में, फिर उसको तीसरे में मिलाया गया। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। हाँ जी, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कौन सी तारीख से है? अब राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे, एकीकरण के पूरे 7 चरण लगे, तब जाकर के 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अस्तित्व में आता है राजस्थान। और इसी समय अपने जो राज प्रमुख पद है, और राज प्रमुख पद है वो आपका क्या हो गया था? राज्यपाल हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखो। राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद है वो कब समाप्त किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। लेकिन एक प्रश्न बड़ा खतरनाक पूछ लिया गया था यहां पर कि गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल कब बने थे? तो वो RS प्री में पूछा था, वहां उसका आंसर 25 अक्टूबर था। ठीक है, वहां उसका आंसर क्या था? 25 अक्टूबर। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल कब बने थे? वो 25 अक्टूबर 1956। तो ये गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल बने थे। इस तारीख को बने थे। आप 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद है वो समाप्त करके राज्यपाल बना दिया गया था। सर ये RS प्री में पूछा था, आप लोगों को इतना कठिन नहीं आएगा। आपको इतना याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद नहीं रहा था, उसकी जगह क्या पद हो गया था? आपका राज्यपाल हो गया था। और एकीकरण के जो 7 चरण है बड़े शानदार हैं। राजस्थान के जो मत्स्य संघ है तो हम बात करें 18 मार्च का, फिर 25 मार्च का, फिर 18 अप्रैल, 348 के अंदर हो जाता है। 49 के अंदर 2 डेट आ जाती है ना, 30 मार्च की आ जाती है, 15 मई की आ जाती है। और उसके बाद में देखो, इसको डेट याद रखा करो, हालांकि मैं लिखाऊंगा नहीं, वो सब PDF में लिखा हुआ है। और फिर आपकी 1949 ये 50 के अंदर आता है। 48 के बाद 49 में 2 डेट है, 48 में 3 है, 49 में 2 डेट है, 5 चरण। छठे चरण की अगर हम बात करें तो 1950 का है, और उसके बाद 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को है। तो ये 7 याद रहने चाहिए। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, है ना। और इसके बाद में आपका जो है 5वां छठा चरण, और उसके बाद लास्ट वाला पूर्ण राजस्थान, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने मृत्यु के वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ऐसा कौन सा राजा था? ये मेरा डेथ का वारंट है, ऐसा किसने कहा था? देखो, ये कहा था आपके चंद्रवीर सिंह ने। और चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के राजा, देखो चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के राजा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के राजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बांसवाड़ा कब मिला था? आपने 2nd चरण के अंदर, एकीकरण का 2रा चरण, उसमें। राजस्थान संघ का निर्माण आपके 25 मार्च को, जो पूर्व राजस्थान संघ बना था, उस पूर्व राजस्थान संघ के अंदर राज प्रमुख किसे बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 170 है, वो आपका महाराव कोटा, उसको बनाया गया था। हालांकि राज प्रमुख, ये सारी चीजें आप अगर एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम दें तो रिवाइज कर लेना।
मैं एक PDF जो अपनी भेजूंगा उसमें सारा कुछ होगा, लेकिन एक एटलीस्ट चरण याद होने चाहिए। राजस्थान के एकीकरण की ऊपर की जानकारी भी पता होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ गए तो उनमें से आप लगभग 4 में से 3 कर दोगे। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब होता है? आपका 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर लोहागढ़ में। अब राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर कंप्लीट होती है और राजस्थान के एकीकरण की सिर्फ एक सारणी इसके साथ ऐड करूंगा, आराम से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। और 12 घंटे वाली क्लास में तो सब लिखा हुआ है। 200 क्वेश्चन करवाने में मुझे कम से कम टाइम लगा था, कितना, 200 क्वेश्चंस करवाने मुझे कम से कम 5-6 घंटे लगे थे। तो वो PDF आज वापस भेजूंगा। अब शुरू कर रहा हूं राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में स्टार्ट कर रहा हूं। 20 क्वेश्चंस आएंगे, आप 20 में से मैक्सिमम 19-20 है ना, 19 और 20 पूरी कोशिश रहेगी 20 में से 20 करने की। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन पर होना नहीं चाहिए, कोशिश करना कि 20 में से 20 सही हो जाए। सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। हिस्ट्री कल्चर के भी 20 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 10, कल्चर के 10, ज्योग्राफी के 20। तो इस प्रकार से दोनों सब्जेक्ट 2025 के पेपर के स्टार्टिंग वाले 100 पेज 100 क्वेश्चंस रट लेना। आज फिर से PDF भेजूंगा, आपके 20 में से 20 आ जाएंगे। 20 में से 20 क्वेश्चंस हैं, हालांकि नंबर तो इनके हो जाते हैं 34 नंबर, 34 और 34 70 नंबर। तो जीके 70 नंबर का है लगभग राजस्थान जीके। अभी राजस्थान की पॉलिटी बाकी है, 5 और जोड़ दो, वो भी 8 नंबर है। विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान उस गोलार्ध में है जहां पर, अब राजस्थान का स्थिति विस्तार आपके सिलेबस के अंदर है। ये हम इसकी बात करें तो इधर इंडिया आपका इधर हो गया, तो राजस्थान भी तो इधर ही होगा, ठीक है। भारत अगर इस तरफ है, भारत अगर इस तरफ है तो राजस्थान भी इस तरफ होगा। तो उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। गोलार्ध किससे बनते हैं? गोलार्ध किससे बनते हैं? अक्षांश रेखा से और देशांतर रेखा से। तो ये उत्तर वाला गोलार्ध है और देशांतर के हिसाब से पूर्व वाला गोलार्ध है, तो इसलिए उत्तर पूर्व गोलार्ध हो गया। कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तर पूर्व गोलार्ध हो गया। मांड किसका प्राचीन नाम है? हम राजस्थान के जिलों की बात करें, मांड अपने जैसलमेर का प्राचीन नाम है। कांठल प्रदेश की बात आता है तो आपके प्रतापगढ़ के अंदर कांठल प्रदेश है, जहां पर आपका माही नदी बहती है। तो इसका प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंड और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टेपवेल। सिटी ऑफ स्टेपवेल, कुंड और बावड़ियों का शहर बूंदी, जहां रानी जी की बावड़ी बहुत फेमस है। रानी नाथावती के द्वारा, रानी जी की बावड़ी रानी नाथावती के द्वारा सूजस में पढ़ाया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा राजस्थान राज्य हो जाता है, लगभग 1/10 क्षेत्रफल के हिसाब से रखता है। राजस्थान के बारे में दिए गए कथनों में से आपका सत्य कथन कौन सा है? देखो, राजस्थान के बारे में दिए गए कथन में से आपको सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन जो है वो आपका, राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान का आकार है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान का आकार है, बिल्कुल सही बात है, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन, उत्तर से दक्षिण 826 है, ये 826 है, उत्तर से दक्षिण 826 है, और पूर्व से पश्चिम है ना वो 869 है। ये पश्चिम से पूर्व, तुमने कभी दिमाग लगाया है कि ये पश्चिम से पूर्व वाले ज्यादा क्यों है और उत्तर से दक्षिण वाली कम क्यों है? तो इसके पीछे कारण है मेरे भाई कि देशांतर रेखाएं ऐसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है ना, तो आपस में दूरी कम होती जाती है। इस वजह से राजस्थान का देशांतरी विस्तार कम है और अक्षांश रेखाएं हमेशा समान रहती है। अक्षांश तो बोले कितने ही है ना, मतलब इस भूमध्य रेखा से अगर आप साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर जाओ तो दूरी समान रहती है। इस वजह से भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण चले जाओ, अक्षांश रेखाओं की दूरी समान रहेगी। इस वजह से कहेंगे कि राजस्थान का जो ये दूरी ज्यादा है पूर्व अक्षांश वाली, ठीक है, और देशांतर सिकुड़ती जाती है, इस वजह से दूरी कम हो जाती है। अब ये प्रश्न समझना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ इसमें। और इसकी स्थलीय सीमा 5900 समथिंग है, ठीक है, 5900 हो जाती है, 5920 हो जाती है, ठीक है, ये 5920 हो जाती है। और ये 34/22 है, 34/22 है किलोमीटर स्क्वायर। एक चौथी बाई थी अपने गांव में,
चौथी बाई थी, चौथी बाई और 39 वर्ष की थी। एक चौथी बाई थी जो 39 वर्ष की थी। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 3। दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा की बात हो रही है। तो दक्षिणतम अक्षांश के बारे में पूछ रहा है, दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि राजस्थान का जब हम ग्लोब के अंदर देखते हैं तो राजस्थान इस प्रकार से यहां पर स्थित है ना, तो राजस्थान में यहां पर अक्षांश उत्तरी होगा, लेकिन 23 डिग्री 3 है, 03 नहीं होगा, 23 डिग्री 3 है, 23.5 डिग्री। तो यह आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा की बात हो रही है, सी ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा, 23 डिग्री 3। ओके, जीके रट ली तो ठीक है, फटाफट चलो पॉलिटी करवा दूं, कंप्यूटर करा दूं, साइंस करा दूं, हिंदी करा दूं, इंग्लिश करा दूं, मैथ करा दूं, सारे सब्जेक्ट लेके आए हो, टेंशन मत लो, मजा आएगा। कर्क रेखा राजस्थान के निम्न में से कौन से जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दोनों याद करना, आप केवल बांसवाड़ा रट के मत बैठ जाना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों से कर्क रेखा निकलती है। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? तो राजस्थान से लगने वाले राज्यों की सीमाओं की संख्या है वो आपके 5 हो जाती है। राजस्थान से आपका पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? अब भारत के अंदर पूछा है तो भारत के अंदर जो है स्थिति, हाँ, भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो आपके पश्चिम और नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहोगे तो आपके उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। दिमाग को शांत रखना, एकदम आराम से छोटी छोटी चीजें सही आ जाएगी। प्लाया जो झीलें होती है वो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? ये प्लाया झीलें है वो आपके जैसलमेर क्षेत्र में आप चले जाओ, प्लाया है, राड है, ये यहाँ पर है ना, इनके नाम है। खड़ीन प्रणाली है, थार मरुस्थल के अंदर आपके ये देखने को मिलेगा। तो प्लाया झीलें हैं वो आपके मरुस्थल के अंदर जो झीलें बन जाती है ना, रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तानी झील जो होती है वो आपकी प्लाया कहलाती है, थार रेगिस्तान के अंदर। ठीक है, ओके। लैगून होते हैं तो वो समंदर के किनारे बनते हैं, लैगून जिसमें पानी जमीन के अंदर आ जाता है, बाद में लॉक हो जाता है। वेम्बनाथ झील कर्नाटक की, केरल की है। थार मरुस्थल के अंदर एक लाठी सीरीज सेक्टर भी है। तो जैसलमेर के पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में मीठे पानी की 60 से लेकर के 80 किलोमीटर जो लंबी एक जल पट्टी पाई जाती है, तो भूगर्भीय जल पट्टी है, तो भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मीठा पानी देखने को ही नहीं मिलता है, और जो आपका लाठी सीरीज सेक्टर है वहां पर सेवण, धामण, करड़ ये घास होती है, जिस बड़ी पौष्टिक मानी जाती है पशुओं के लिए, और उस मीठे पानी क्षेत्र के अंदर ही होती है। वहां चांदन नलकूप भी है, और वो अपने क्या है, थार का घड़ा भी कहलाता है, चांदन नलकूप है, वो भी यहीं पर स्थित है। तो याद रखो, राजस्थान के उस भू आकृति की, राजस्थान को उसकी भू आकृति के हिसाब से कितने प्रदेशों में बांटा जा सकता है? सीधा सा प्रश्न आएगा। मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना। अब कई बार तो कमेंट में आ जाते हैं, गुरुजी इतने बड़े बच्चे आप संभाल पाओगे क्या? हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीधी सी बात है, तो कई बार हो जाता है आप और हम थोड़ा सा, एक गुरु शिष्य परंपरा, मेंटोर एक होता है ना, बड़े भाई छोटा भाई, उस तरह से होता है, चलता रहता है। तो भाई ये है, समझो इस बात को। अभी बुजुर्ग गुरुजी बनने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर मां सरस्वती ने पहले ही आदेश दिया है, क्या करें, टाइम पर आया हूं। ये देखो, देखो थोड़ा ध्यान देना, ये शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल। वैसे तो 4 हो गए, ठीक है, 4 कौन से? मरुस्थल हो गया, और दूसरा वाला है अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब कई सारे बच्चे जो अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, पढ़ते नहीं ढंग से, तो पता नहीं चलता है कि गुरुजी क्या बता रहे हैं। पूछ रहा है कि कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भाग है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा नहीं है, पूछ रहा है थार मरुस्थल लाठी सीरीज के अंदर कौन सा कथन सही नहीं है? तो भूमिगत जल पट्टी है, स्तूप है, बालू का स्तूप अधिकता, प्राकृतिक तेल के अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र। तो सीधी सीधी बात है, हाँ हाँ ठीक है।
थार मरुस्थल की लाटी सीरीज सेक्टर के अंदर आपको सीधी सिंपल सी बात है, सीधी सिंपल सी बात है, ध्यान दिया करो। 12 घंटे क्लास है और गुरुजी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी भूल हो गई, माफी चाहते हैं, ध्यान रखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर बालू का स्तूप, थोड़े तेल गैस के भंडार तो खूब है, औषधि चट्टाने भी है, भूमिगत जल भंडार भी है। ये ऑप्शन है इसके अंदर कि भाई जहां रेतीला विस्तार थोड़ा कम है वहां पानी की उपलब्धता है, ठीक है, ओके। तेल गैस के भंडार भी यहाँ पर इस क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं 182, ठीक है, ओके ओके, ए ऑप्शन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हूं कंसंट्रेशन रख पा रहा हूं 30 घंटे में सिर्फ 4 घंटे की नींद लेके, चिंता मत करो, बढ़िया है सारी चीजें। अब हम रेगिस्तान की अगर बात करें तो एक तो शुष्क हो गया और दूसरा है अर्ध शुष्क। अब एक प्रश्न तुम्हारे सीधा सा पेपर में आ जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र के 4 भाग कौन से हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्र के आपका एक तो गगर वाला क्षेत्र हो गया, गगर बेसिन हो गया, शेखावाटी प्रदेश हो गया, शेखावाटी वाला हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गया, और आपका गोडवाड़ या लूणी बेसिन हो गया, लूणी बेसिन या आपका गोडवाड़ प्रदेश। ये 4 इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के, ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, ये पूरी तरह से सूखा नहीं है मेरे भाई। इस रेगिस्तान के 2 भाग हैं। अब रेगिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि आजकल पेपर में रेखाएं बहुत पूछी जाने लगी है। 50 सेंटीमीटर रेखा तो यहां है, 50 सेंटीमीटर रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आपके रेगिस्तान की, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा रेगिस्तान की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। 50 सेंटीमीटर ये आना चाहिए, आजकल रेखाएं बहुत पूछी जाने लगी हैं, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर वो आपकी बीच की रेखा दोनों भागों को बांटती है, जो आपके 25 सेंटीमीटर, इस तरीके से याद रखा करो। अच्छे प्रश्न हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। एक 40 सेंटीमीटर भी है, वो भी यहीं पर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मैदानी क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र है, मैदान यहां पर भी है, यहां वाला भी है। ये वाला क्षेत्र है वो आपका पठारी क्षेत्र है, ऊंची भूमि है थोड़ी सी, इसलिए इसको कहेंगे पठार। तो 4 प्रदेशों का थोड़ा सा पठार का, मैदान का, रेगिस्तान का और बीच की जो अरावली है इसका पता होना चाहिए। तो बीच वाली अरावली, तो कम से कम नॉर्मल नक्शा पता होना चाहिए कि शुष्क के कितने भाग हैं और अर्ध शुष्क के कितने। थोड़ा सा ध्यान रखना, शुष्क के अंदर एक तो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, और एक है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, सैंड ड्यून है, और एक में सैंड ड्यून फ्री है। तो सीधी सी बात है, यहां पर शुष्क के 2 भाग हैं और अर्ध शुष्क के 4 भाग हैं। फिर अरावली दूसरा भौतिक प्रदेश, मैदान तीसरा प्रदेश। अब मैदान में बाण गंगा बनास वगैरह सबके बेसिन है, ठीक है, खूब पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूँ। भू आकृतिक दृष्टि से राजस्थान के कितने उप क्षेत्र है, ये अच्छा प्रश्न है। उप क्षेत्रों को कैसे काउंट करोगे सर? देखो 4 5 6, फिर और अगर काउंट करोगे तो इस प्रकार की इनकी संख्या मैदान में भी हो जाएगी काफी सारी बढ़ करके, तो ये टोटल 12 हो जाते हैं। 12 उप क्षेत्र है, 4 मेन पार्ट है। गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? देखो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो आपका गग्गर का मैदान वहां का कहलाता है नाली क्षेत्र, जैसे यहां पर आपका जो है वो नाली क्षेत्र, नाली क्षेत्र भी कहलाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो है बालू का स्तूप का प्रकार नहीं पाया जाता। देखो अफ्रीका वगैरह में बजाडा देखने को मिलता है, हमारे यहां पर बजाडा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, हमारे यहां पर बजाडा नहीं देखने को मिलता है, ओके। नॉर्थ, विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है राजस्थान? राजस्थान तो एक तो आपके उत्तरी है और पूर्वी है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा। सीधा मैप बनाया हुआ है, सीधा सा सिंपल सा, ठीक है। आगे से आंसर लगाते थे आराम से बोलेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल है, उत्तर और पूर्व नक्शा बिल्कुल सही है, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। तो भाई मेरे से एक सी सीखो, नींद की कमी रखना मत, ठीक है ना। आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। बजाडा जो है वो रेगिस्तान का प्रकार यहां नहीं है। मैप बिल्कुल सही है ना, सिंपल सी बात है। 30 घंटे में से 4 घंटे नींद लेके कंसंट्रेशन के साथ मैटर तैयार करना, पैर ही दुखने लगे तो कल बैठ के मैंने खुद सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए, एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन मिलाने का जो वादा किया था, इसलिए
कोई दिक्कत नहीं है। 1000 में से अगर 5 क्वेश्चन में हमें डाउट, मैं अगर कुछ कर दूं तो तुम कमेंट बॉक्स में बता दिया करो गुरुजी, ठीक है, सही कर देंगे। कौन लॉन्ग टर्म 12 घंटे का नॉन स्टॉप कॉन्सेंट्रेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। तुम लोग हो ना 13,000 लाइव जुड़े हुए हैं, 13,000 की 26,000 आंखें हैं, 26,000 आंखें और कितना कंसंट्रेशन। तुम लोग हो ना मेरे बुढ़ापे की लाठी। मरुस्थल के अंदर जो डाढ़ है ये भी झीलें होती है, जो है आपका नकलिस्तान। तो क्या होता है उसकी हम बात करें, ये प्लाया झीलें हैं, आप लोगों को याद रखना है इन सेक्टर के अंदर। बालू देखो, प्लाया भी कह सकते हो, गर्त भी कह सकते हो, खड्डे भी कह सकते हो, दोनों में अंतर है। मतलब चंद्राकार बालू का स्तूप के अंदर गर्त यानी खड्डे, और उसमें फिर पानी भर जाए तो प्लाया कहलाता है। तो ये डाढ़ वहां का हो गया। नकलिस्तान तो वो क्षेत्र है जहां रेगिस्तान के अंदर वनस्पति उगाए, रेगिस्तान में वनस्पति वाला क्षेत्र, जहां हरी घास देखने को मिले, नकलिस्तान कहलाता है। समझ गए? ओके ओके। फिर देखो अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई है। अरावली की अगर हम बात करें कौन सी प्लेट से अलग हुई है, अरावली आपके कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, क्वेश्चन नंबर 88, यूरेशियन प्लेट। अरावली आपके यूरेशियन प्लेट से अलग है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। अमेरिका के अपलेशियन से इसकी तुलना की जाती है। अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था। अपलेशियन पर्वत जो बहुत बूढ़ा पर्वत है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, इससे तुलना की जाती है। और एक रेजिड्यूल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। लगभग आपके 55 से 60 करोड़ साल पुराना है ना। अपर्दन हो करके घिस गया है बेचारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188। 189 में देखो, राजस्थान में अरावली किस दिशा में फैली हुई है? सीधा सीधा प्रश्न पूछ देते हैं। अपलेशियन वाला तो अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था। अरे रशियन नहीं है, अपलेशियन है। अपलेशियन, रशिया तो देश है बेटा, अपलेशियन वो है, वो आपका नॉर्थ अमेरिका का। हम यहां पर बात करें, ये है आपके राजस्थान। अब इसमें आप अरावली को देखोगे इस तरफ से, और अरावली का जो विस्तार इस तरह से है, इसमें आप देखोगे यहां पर इसका विस्तार, ये साउथ है। अब ये आपका साउथ है, इधर आपका ये वेस्ट है, और इधर आपका ईस्ट है, और इधर आपका नॉर्थ है। तो इसका जो विस्तार है ना, दक्षिण पश्चिम करोगे, दक्षिण पश्चिम से फिर आप जाओगे उत्तर और पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर और पूर्व, तो ध्यान से देख करके गोला बढ़ना है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला देखो, गुरु शिखर किस पर्वत शिखर का सर्वोच्च पर्वत है? वो आपका गुरु शिखर है, वो आपका अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो गया। तो सबसे ऊंची चोटियां आपके दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी अरावली में देखने को मिलती है। कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है? दिए गए में से एक है वो आपका सही सुमेलित नहीं है, दिए गए ऑप्शन के अंदर, दिए गए में से एक आपका राइट सुमेलित नहीं है। बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए में से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाकर की बात करें तो आपका पूर्वी सिरोही, गिरवा, उदयपुर बेसिन का है। कांठल की बात करें चंबल बेसिन, और 56 की पहाड़ियां जालोर सिवाना बेसिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 191 के अंदर कांठल है वो आपका चंबल बेसिन नहीं है, माही का क्षेत्र है। कांठल आपके प्रतापगढ़ के अंदर आता है, और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का उत्तरी भाग प्रतापगढ़, और माही वाला क्षेत्र है ना। ये कौन सी नदी वाला हो जाएगा? माही नदी की वजह से कटाफटा जो क्षेत्र है वो आपका कांठल प्रदेश कहलाता है। माही, कांठल की गंगा भी कहते हैं इसे, माही नदी को। थोड़ा नाम याद रखिएगा, कांठल प्रतापगढ़ माही नदी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, माही नदी से संबंधित हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। हो गया सारा सही, आगे आ जाओ। अब ये भी थोड़ा ध्यान रखो दिमाग में, भाकर है वो आपका सिरोही का पहाड़ी क्षेत्र है। गिरवा है तो उदयपुर का तस्तरी नुमा क्षेत्र है। कांठल याद हो गया। 56 की पहाड़ियां जालोर और सिवाना बालोतरा में पाई जाती है। 56 की पहाड़ियां यहां पर है, ठीक है, ओके। अगला, सिरोही जिले में तेज ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, जो आपका अभी जस्ट पड़ा भाग, ये आपका भाकर जो क्षेत्र है, भाकर क्षेत्र हो गया, बोराट वगैरह, ये गिरवा वगैरह, ये सब आपके उदयपुर साइड में, और थड़ी बीकानेर। किस जिले में आपका अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है? अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है आपका अजमेर क्षेत्र के अंदर, और सबसे जो हम बात करें इसकी ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है? तारागढ़। तारागढ़, तारागढ़ सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां दिखाई देती है? इसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो। पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े खतरनाक लिए, 250 क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं पीछे। 10 में से 10 पॉलिटी के आज की इस क्लास से मिलेंगे। 40 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के, टोटल 50 का आंकड़ा है, 3 सब्जेक्ट का, 2-3 सब्जेक्ट है। राजस्थान के अंदर उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां दिखाई दे? उत्खात का मतलब जो कटी फटी जमीन है ना, पहले प्रश्न को समझो। कटी फटी जो जमीन है, और वो चंबल की नदी, चंबल की वजह से, तो चंबल आपके कहां चलती है? आपके दक्षिण से लेकर के पूर्व की ओर, तो दक्षिण पूर्व वाले जो जिले हैं वहां पर चलती है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 194। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर आपके चंबल का जो क्षेत्र है वो उत्खात यानी कि कटी फटी जमीन, और इसी वजह से तो बीहड़ बनते हैं, और चंबल को कहते हैं कि बीहड़ों के लिए विख्यात कुख्यात है, बीहड़ बनाती है ये नदी। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र है वो आपका भूमठ कहलाता है? भूमठ किस क्षेत्र को कहेंगे? जहां भील आंदोलन विशेष रूप से हुए थे गोविंद गिरी के द्वारा, और भूमठ का जो क्षेत्र है वो आपका डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका भूमठ का क्षेत्र हो गया। तो मैप बना दिया करो दिमाग के अंदर, ये डूंगरपुर, जो यहां से हम बात करें डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का जो क्षेत्र है ना, माइंड मैप, इसीलिए तो अपने चैनल का नाम रखा। तो भूमठ का क्षेत्र दिमाग में ध्यान रखो। आगे देखो, नेक्स्ट अगला, राजस्थान के अंदर मालपुरा करौली का मैदान कौन से नदी बेसिन का भाग है? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान के नदी बेसिन के अंदर अलग अलग उनके प्रकार डिवाइड करके पूछे गए। तो मालपुरा करौली है वो चंबल का है कि लूणी का है कि बनास का है, यमुना है? आप अगर नहीं भी पढ़ा है, कम भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है ना, तो लूणी तो सर करौली की तरफ नहीं आएगी, इधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ बहती है। यमुना बेसिन अपने यहाँ नहीं, यहाँ बनास है, चंबल है, ये नदियां जो है वो मैदान बनाती हैं। चंबल की बात करें तो हो सकता है, बनास की बात करें तो हो सकता है, दोनों में से दिमाग में आएगा नदियां हैं वो मैदान बनाती है। किसी बच्चे ने बहुत कम पढ़ा है, और अगर प्रश्न सही करना है उसका तरीका बता रहा हूं, तो इसका आंसर है वो बनास बेसिन हो जाएगा, मालपुरा करौली, टोंक वाला टोंक करौली, हालांकि ये क्षेत्र मेवाड़ से होकर के, तो ये बनास बेसिन हो जाएगा। ठीक है, चंबल बेसिन की बात करें थोड़ा आगे है, ठीक है, तो इसके अंदर बनास बेसिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये देखो पेपर में सिर्फ 50-60%, 70% सरल पेपर में, बाकी 50% क्वेश्चन ही आते हैं स्टूडेंट को, बाकी के 30-40% बच्चे अपने दिमाग से सॉल्व करते हैं, किसी को भी नहीं आता है, लेकिन पढ़े पूर्व ज्ञान के आधार पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पठार है वो आपका अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? देखो अरावली से कई सारे पठार है ना, आपके बोराट है, उड़िया है, लसाड़िया है। हाड़ौती के पठार की बात करें, क्वेश्चन नंबर 197 की बात करें, हाड़ौती पठार पूरी तरह से अलग है, अपने आप में एक अलग भौतिक प्रदेश है। ये क्या है? अलग भौतिक प्रदेश है। हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये अलग ही भौतिक प्रदेश है। जबकि हम बात करें तो बोराट है, उड़िया है, लसाड़िया है, ये सब अरावली के अंदर आ जाते हैं। तो अरावली प्रदेश के उच्च भूमियां हैं, और हाड़ौती तो अपने आप में एक अलग है। आई बात समझ में ना? हाँ जी। राजस्थान के किन जिलों के अंदर वर्टिसोल, अब राजस्थान की मिट्टियां तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है बताओ? राजस्थान की मिट्टियां तुम्हारे सिलेबस में है ना? तो बड़ा डाउट रहता है बच्चों के, राजस्थान की मिट्टियां करवा दो। राजस्थान की मिट्टी, उसमें पूछ रहा है वर्टिसोल, और ये क्वेश्चन तो 20 में से छप गया तुम्हारे पेपर के अंदर, छप गया है। तो मेरे भाई आ जाओ, तुमको याद करा देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो इधर वाली है ना एंटी होगी, एंटीसोल, फिर दूसरी वाली बीच वाली है वो एरिडी है,
एंटी के बाद एरिडी, एरिडी के बाद हाड़ौती वाली जो है ना वो वर्टिसॉल है, वर्टिसॉल, और फिर इंसेप्टिसॉल है और अल्फिसॉल, दो और प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दिए गए में से 5 प्रकार है मिट्टियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण। हाड़ौती जो क्षेत्र है ना, वर्टिसॉल मिट्टी है वो 12 कोटा के अंदर है, आपके 12 कोटा के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न के अंदर देखोगे तो इंसेप्टिसॉल पूछा है, ये सिरोही पाली वाला हो गया, तो यहां पर होगी इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, और फिर इधर हो गया आपके अल्फिसॉल। आप पढ़ाई से प्यार कर लो, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि नॉर्मल शब्दावली आती है पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। तो ये वर्टी हाड़ौती वाली है, इंसेप्टिसॉल हो गई, फिर उसके बाद में आपकी अल्फी हो गई, एरिडी अर्ध शुष्क क्षेत्र की हो गई, और शुष्क क्षेत्र है तो एंटीसॉल है। तो ऐसे दिमाग में बिठा के रखो थोड़ा सा, है ना, कॉमन कंसेप्ट है और सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, कॉमन कंसेप्ट है सीधे सीधे। आगे बात करो, सिरोही पाली और राजसमंद की बात हो रही है, मतलब इस इलाके की बात हो रही है। ये जो इलाका था ना, इसकी बात हो रही है, सिरोही पाली राजसमंद वाला, ये वाला जो इलाका है वहां इंसेप्टिसॉल है, 199 के अंदर इंसेप्टिसॉल है। एरिडी की बात करें अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर। अब ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। लो भाई, एक प्रश्न तुम्हारी झोली के अंदर मां सरस्वती के आशीर्वाद से ये मिट्टियों के 5 प्रकार पूछेंगे, एंटी जैसलमेर वगैरह एंटी, फिर एरिडी अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर, फिर आएगी आपके इंसेप्टी है तो मेवाड़ वगैरह के अंदर हो गए, अल्फी है तो उधर वो मैदानी क्षेत्र कवर कर देना, वर्टी पूछे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर वर्टी है, तो थोड़ा दिमाग में बिठा लो, पढ़ाई घनी दिमाग में जावे, घनी होरी होरी जावे, तो थोड़ा सा दिमाग में शांत रखो, जो होगा अच्छा होगा। तो यहां पर आवाज आ रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है? सर आप बहुत थके लग रहे हो, 4 घंटे नींद लिए बेटा, क्या करूं? आवाज सही है ना? नींद 4 घंटे लिए बेटा। यहाँ पर ठीक है, बता दिया करो। हालत यूं हो गई थी कि क्लास लूं कि न लूं, नींद नहीं ले पाया, माफी चाहता हूं। आज भी शायद ही ले पाऊंगा, 3 दिन लगातार हो जाएंगे, जिस 3 दिन के अंदर बमुश्किल 8 घंटे, जबकि 18 घंटे लेनी चाहिए। खैर कोई नहीं, तुम पेपर देके आ जाओ, फिर नींद लेंगे। एरिडी समूह राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? एरिडी समूह की हम बात करें, एरिडी समूह क्वेश्चन नंबर 200 के अंदर है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और एंटी पूछे तो वो भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर, लेकिन ठेठ पश्चिमी राजस्थान में एंटी है। थोड़ा अंदर की ओर जाओगे एरिडी है, अर्ध शुष्क के अंदर, अर्ध शुष्क का एरिडी है, अर्ध शुष्क का एरिडी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा आपका लाल रेतीली मिट्टी पाई? देखो ज्योग्राफी पूरी को नहीं पढ़नी है, ज्योग्राफी पूरी नहीं पढ़नी है, आपको वही क्वेश्चन पढ़ के जाना है जो पेपर में पूछे जाते हैं, 20 में से मैं बता दूंगा। आप देखो इसमें राजस्थान में किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? लाल रेतीली मिट्टी आपके कौन से जिलों में पाई जाती है? लाल रेतीली मिट्टी, मैं तो इसको एक मिशन के रूप में लेके चला था कि नौकरी लगाऊंगा इन बच्चों की 50,000 की, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, पूरे जीवन मुझे इस बात का वो है ना, खुशी रहेगी कि मैं काम आया हूं बच्चों की। नींद का क्या है, नींद बाद में ले लेंगे। ध्यान दीजिए आप यहां पर कि लाल रेतीली मिट्टी है वो कहां पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी की बात करोगे, लाल रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी अपने वैसे भी पश्चिमी राजस्थान में जो पानी सोखती नहीं है, तो लाल रेतीली मिट्टी की बात करें तो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र, और रेगिस्तानी क्षेत्र इस ऑप्शन के अंदर कौन सा है? लाल रेतीली मिट्टी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर या सिरोही या फिर आपका जोधपुर, चूरू, झुंझुनू। इस ऑप्शन के अंदर रेतीली मिट्टी भी है, थोड़ा लालपन भी है, ये के अंदर, लेकिन केवल लाल होती तो आपके मेवाड़ में चले जाते, है ना, लाल पीली अखियां, तो वो थोड़ा मेवाड़ में चले जाते, वो गाना है ना, जद देखूं मैं लाल पीली अखियां, तो लाल मिट्टी केवल चले जाते तो मेवाड़ में चले जाते हैं। ठीक बात, हाँ।
लेकिन रेतीली है तो रेगिस्तान का जिला रखना है। अब राजस्थान के किस जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मिट्टी पाई जाती है? कच्छारी का मतलब हो गया जलोढ़, या कच्छारी का मतलब है जलोढ़, जहां नदियां बहती है, जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। अब नदियां कहां पर बहेगी? जो आपका पूर्वी राजस्थान का इलाका है, तो कच्छारी मिट्टी वाला इसके लिए भरतपुर धौलपुर वाला जो क्षेत्र है वो सही है। ठीक है, भरतपुर धौलपुर वाला। आगे आ जाओ, कच्छारी मिट्टी है, मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र उदयपुर और कोटा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उदयपुर और कोटा के अंदर, उदयपुर और कोटा के अंदर यहां पर मिट्टियों का अलग अलग प्रकार है ना, मिट्टियों के अलग अलग प्रकार दिए गए। कई बार वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर एंटी वर्टी वो पूछ ले, और एक सामान्य सा वर्गीकरण है ये पूछ ले। एक तो ये कमेंट इतने फास्ट जा रहे हैं, 13,000 बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, और रात को कितने आओगे? 26,000 लाइव। चलो व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो सभी साथी इस क्लास का, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा। प्लीज आज लगा दीजिए, हर एक बच्चा यूट्यूब से अपनी कॉपी करे लिंक को और अपने स्टेटस पे लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है। अब 13,000 में से मेरी बात तो मानोगे ना? ठीक, तो सी ऑप्शन, पहाड़ी इलाके हैं तो नदियां इन क्षेत्रों में जमाव करती है, तो ये पर्वतीय मिट्टी होगी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 204 में देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों के अंदर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली है तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर, विशेष रूप से मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, और पूर्वी राजस्थान की तरफ थोड़ा सिरोही, भीलवाड़ा वगैरह हो गया, और सवाई माधोपुर वगैरह। तो ये आपकी लाल पीली मिट्टी की बात हो रही है। सब भीलवाड़ा हो गया, सिरोही हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, अजमेर हो गया, इस तरह से। तो मिडिल वाला पार्ट। संरक्षित वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका था? अब उस समय 12 का था, बाकी वन रिपोर्ट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए मैंने, वन रिपोर्ट वापस से डाल दूंगा। सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सबसे कम है कहाँ है, इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। मेवाड़ अंचल के अंदर ज्यादा है, कम में चूरू वगैरह का नाता है। अभी प्रश्न पूछा गया था चूरू वाला, है ना? तो सबसे कम वन कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, कहाँ वृद्धि देखी गई। वन रिपोर्ट से 4-5 छोटे छोटे स्लाइड है ऐसी, टेलीग्राम में मिल गई आप सभी को, तो वन रिपोर्ट वहां से पढ़ लेना। अभी लेटेस्ट वाला नहीं है, पहले पूछा गया था प्रश्न, याद रखिए 12 के अंदर। इसमें मिश्रित पतझड़ वन है, मिश्रित पतझड़ वन पूछ रहा है यहां पर दिए गए में। मिश्रित पतझड़ वन आपके उदयपुर क्षेत्र में और हाड़ौती क्षेत्र में, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में मिश्रित पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ प्रकार के वन यहां पर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। सदाबहार वन, सदाबहार वनों की बात करें तो वो सदाबहार वन है वो आपके सिरोही क्षेत्र की बात कर लेना, वहां पर है। उसका भी प्रश्न कई बार आता है। ऊंचाई पर स्थित इलाका है तो वहां पर है ना गीला क्षेत्र है कहेंगे। सबसे आर्द्र क्षेत्र की बात करें, स्थान की बात करें तो माउंट आबू है, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिले की बात करें तो वो झालावाड़ है। तो वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है तो माउंट आबू है। तो ये आपका सदाबहार वन है वो आपके सिरोही के अंदर हो जाएगा। और मिश्रित पतझड़ वन है तो आपके मेवाड़ अंचल के अंदर। कंटीले वन है तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर। 207वां देखो, राजस्थान के किन जिलों के अंदर आपका सागवान प्रमुख रूप से मिलता है? सागवान है, धौक है, कत्था है, ये कई सारे प्रश्न आ जाते हैं सीधे सीधे। किससे प्राप्त किया जाता है? खैर आता है ना, बड़ा प्रश्न इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। आगे आ जाओ, सही है भाई, गलती ना करो। वर्टी कोटा 12 के अंदर ही तो होगी, सब सही है। इतना भी मैंने वो एकाग्रता भयंकर है, नींद कम लूं तो भी। तुम पढ़ो, यहां पर कहा जा रहा है कि सागवान के वृक्ष आपके कहां पर पाए जाएंगे? दक्षिणी राजस्थान के अंदर, विशेष रूप से मेवाड़ अंचल, वहां पर सागवान। और राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं वो भी प्रश्न आता है। जैसे हम बात करें, सूजस के अंदर लेख लिखा हुआ था, है ना, कि रोइडा है वो आपका मारवाड़ का सागवान या टीक जिसे कहते हैं। सागवान का एक और नाम है, क्या नाम कहते हैं इसको? टीक। तो रोइडा को कहते हैं मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ का सागवान आपके रोइडा को कहते हैं। बाकी दक्षिणी राजस्थान के अंदर सागवान है, और फसलों के अंदर मक्का वगैरह, याद रखिएगा। अगला देखो, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सालर के वन होंगे? और सालर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका बोसवेलिया सेराटा। बोसवेलिया सेराटा इसका नाम है। और याद रखिएगा, सालार के जो पेड़ है राजस्थान के अंदर आपके ऊंचाई वाले इलाकों के अंदर, यानी ये पर्वतीय वनों की श्रेणी के अंदर आते हैं। सालार के वन है जो आपके
पर्वतीय वनों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अरावली की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं। आगे देखो, राजस्थान में पलाश के वन कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सालार वाला तो अरावली का हो गया, अब पूछ रहा है पलाश के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड का। अलवर वाला क्षेत्र हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया। तो यहां आपको याद रखना है कि पलाश के पेड़ हैं आपके अलवर वाले क्षेत्र के अंदर, अजमेर वाले के अंदर, उदयपुर, राजसमंद। तो जो मिडिल वाला जो पार्ट है, बीच वाला, याद रखिएगा, अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद, यहां पर पलाश के पेड़ पाए जाते हैं, पलाश के पेड़ पाए जाते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है ना। जंगल की आग इसको कहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लग रही है, तो इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जंगल की आग, पलाश के पेड़, पलाश के वनों को कहते हैं। धन्यवाद। खेजड़ी वनस्पति है वो आपके कौन से क्षेत्र का है? खेजड़ी है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल की आग। हाँ, ये एक्चुअल लाइव है, बच्चे आश्चर्य कर रहे हैं सर 13,000 लाइव। हाँ, ये एक्चुअल लाइव है ना। किसी ने अगर बेईमानी करता हुई तो ये लाइव 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाते हैं और अपना चैनल हैक कर लिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर कोई आकर के अपना लाइव को अगर बढ़ाने की कोशिश भी करे, हमें बदनाम करने के लिए कि इनके तो क्या है, फेक लाइव आते हैं, तो भाई ऐसा है कि हम तो जहाँ खड़े हो जाते हैं, हमारे तो उतने ही लाइव आएंगे। कोई सा भी एग्जाम हो, तुम आ जाना हमसे ज़्यादा पढ़ाने के लिए। बच्चों का प्यार है, दिन रात जगते हैं तब। बाकी ये जेन्युइन लाइव है जो स्थिर है, ठीक है। और फेक लाइव तो जिसके ना, तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, कई सारे लोग करते हैं। लाइक देख लेना कितने हैं, लाइक ढंग से पता चल जाएंगे, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं पता चल जाएंगे, और लाइव एंड होने के बाद व्यूज कितने आ रहे हैं। सब में अगर गड़बड़ दिखे तो समझ जाना कि ये कोचिंग बेवकूफ़ बनाती है ना। तो ऐसा हुआ था पहले, लाइव के कई रिकॉर्ड बने थे। ठीक है, मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मुंह से कुछ विवाद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, आजो 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 आजो, एग्जाम सिर पे है, फोकस करते हैं। 690 हो गए, बढ़िया। अब बस 7 लाख होने ही वाले, कर दो फटाफट। आज बढ़िया आनंद है। अब 2 दिन पहले तो, कल 15,000 आएंगे, आज 13,500 तक तो आ गए, कल 20,000, 15,000 भी आ सकते हैं। भयंकर बच्चे पढ़ रहे हैं। खेजड़ी वनस्पति की बात करें, कौन से प्रकार की वनस्पति है? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है, सदाबहार नहीं है, पतझड़ नहीं है, पर्वतीय नहीं है, सीधी सी बात है, समझो, दिमाग लगाओ। 210 के अंदर ये हो गया। अगला देखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राजस्थान में कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो भारत के अंदर तो 1972 में लागू हुआ था, भारत में लागू होता है 1972 के अंदर, लेकिन राजस्थान में लागू होता है 1973 के अंदर। तो ये अंतर है थोड़ा सा, अगले साल राजस्थान में लागू होता है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, याद कर लेना। सालार के वन है वो आपके कहां पर नहीं पाए जाते हैं? दिए गए ऑप्शन के अंदर जिले का थोड़ा सा आप जोड़ा देखोगे, आपको अजीब सा लगेगा कि सिरोही है, अलवर है, और सिरोही है, अलवर है और उदयपुर है, लेकिन कोटा है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो वहां पर हम बात करें, यहां सालार के वन नहीं पाए जाते, बाकी वाले इलाके के अंदर पाए जाते हैं। मैप बना के देख सकते हो। वो पेड़ जिससे कत्था निकाला जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड का, बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है। कत्था कहां से प्राप्त किया जाता है? नशे के लिए जो खैनी, कत्था वगैरह, ये कहां से प्राप्त किया जाता है? खैर के पेड़ से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एलिमिनेट कर दोगे, इसको कर दोगे, कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है आपके सालर और खैर को लेकर के। तो खैर है, याद रखो, खैर है वो आपके कत्था प्राप्त किया जाता है, खैर है वो आपके कत्थे से प्राप्त किया जाता है। कत्था जो प्राप्त किया जाता है वो खैर से प्राप्त किया जाता है। कौन सी नदी? वो अरब सागर। नदियां आपके सिलेबस में है। अरब सागर की बात करें तो हम बात करते हैं इस प्रकार से, इधर वाला सागर है वो आपका अरब सागर है, और इस अरब सागर के अंदर की बात कर रहे हैं कि कौन सी नदियां इसमें गिरती हैं, और ये वाली है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो बे ऑफ बंगाल है और इधर अरबियन सी है। तो कौन सी नदी है आपके अरब सागर में गिरती है? तो चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, माही है।
तो जो माही है वो आपके अरब सागर गुजरात की ओर है ना, तो ये आपको याद है, माही है, लूणी है, साबरमती है, बिल्कुल पश्चिमी बनास है। बनास तो इधर हो जाएगा, लेकिन आपकी पश्चिमी बनास, माही, लूणी, साबरमती, ये सब की सब आपके अरब सागर में जाकर गिरेगी। बाकी की बात करें तो ये आपके यमुना और उसके सहायक के रूप में, तो वो आगे गंगा में मिल जाती है, तो गंगा ले जाकर के नाड़ो चाले खड़ा तो वो ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये ध्यान रखो, थोड़ा सा कंसेप्ट रखो इसमें, तो अच्छा प्रश्न है, याद रखने लायक प्रश्न है। कौन सी नदी राजस्थान में आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है, जो अंदरूनी क्षेत्र में ही बहती है, न अरब सागर न बंगाल की खाड़ी? तो दिए गए में आंतरिक अपवाह से डाई नदी संबंधित नहीं है। कांतली है, काकने है, मेढा है, ये सारी की सारी नदियां हैं वो आपके आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिए गए में नदियों के उद्गम स्थान से संबंधित कथन है वो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़त निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से बनास निकलती है। तो इसमें जो असुमेलित ऑप्शन है वो आपका अंतिम है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 216 के अंदर डी, बिजराल की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, गोगुंदा से बेड़च सही है। और यहां बात करें नाग पहाड़, लूणी, अजमेर सही है। और इस लूणी नदी को क्या कहते हैं? आदि खारी और आदि मीठी नदी कहते हैं। जना पहाड़ की पहाड़ी जो है वो आपका चंबल का उद्गम स्थान है, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये खमनौर की पहाड़ियों से है ना, बनास की हम बात करें खमनौर राजसमंद से निकलती है। हालांकि थोड़ा सिर्फ डिस्कशन ही करेंगे, बाकी तो आज टेलीग्राम ग्रुप में वो पीडीएफ आएगी जहां से आप 80 से 90 क्वेश्चन सही कर लोगे। लास्ट की 3-4 पीडीएफ बस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज रात को ही मिल जाएगी। फिर कहते हैं कि प्रथम पारी को नुकसान होता है, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ये कहते हैं, तो मैं पेपर से पहले ही तो पेपर मिला देता हूँ, फिर क्या का नुकसान? बिजराल वाला कोठारी हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह से थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो रेत में गायब हो गई मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई, रेत में गायब हो गई आप मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई, अंदरूनी प्रवाह की नदी हो गई। दो क्वेश्चन नंबर आपका 217 के अंदर है, काकनी है, काकने है, मेढा है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है, ओके, आंतरिक प्रवाह की गायब हो जाती है। और लूणी वगैरह है, ये अपने अपने सहायक नदियां के रूप में भूमिका निभाती है बड़ी नदियों के साथ में। क्वेश्चन नंबर आपका जो 218 है, ये पूछ रहा है, देखो बनास एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बनास की सहायक नदियों के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, याद रखिएगा। बताओ बनास के दाएं किनारे से कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास के दाएं किनारे ये जो है आपके, बड़ा अच्छा प्रश्न अभी पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी नदी की है? इसका उद्गम है कुंभलगढ़ किले के पास में अरावली की पहाड़ियों से है। ठीक है, ये नदी मेवाड़ के मैदान के बीच से गुजरती है। एक ये हो गया पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। बेड़च इसकी सहायक नदी है, ये बनास के बारे में कहा जा रहा है, ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है। और बेड़च की बात करें, इसके दाएं तट से मिलती है। ठीक है, दाएं तट से मतलब ऐसे यहां इस तरफ से, तो बेड़च है वो, बेड़च कोठारी मोरेल, तो बेड़च है वो दाएं तट से होकर के मिलती है। सीधा सा प्रश्न है, अभी प्रश्न एग्जाम में पूछा था सेकंड ग्रेड में भी, तो दाएं तट से मिलने वाली नदी का नाम है आपके बेड़च, जो है बनास में जाकर मिलती है। तो बनास है वो आपको याद रखना है, मेवाड़ के मध्य से गुजरती है। बेड़च, मोरेल, कोठारी और खारी निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? ये आपकी बनास की सहायक नदियां है। राजस्थान में जो चंबल नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाती है? बनास हो जाती है। बनास, जो बेड़च, बेड़च मिली बनास में, बनास गई आपके चंबल में, चंबल कहां गई? आगे जाकर के यमुना जी में मिल गई, और यमुना जी आपके जाकर के कहां मिल गए? गंगा जी में मिल गए। तो इस तरह से ये एक पानी जो है वो आपका कितनी नदियों से होते हुए अपनी छोटी छोटी सहायक नदियों से बाद में जाके गंगा में मिल जाता है, और वहां से जाते हुए आपका कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो आप ये कहोगे कि चंबल सीधी जल के, चंबल ये थोड़ी कहेगी कि मैं सीधी जाऊंगी बंगाल की खाड़ी में, नहीं, आपको इस बस में बैठना पड़ेगा गंगा वाली में, ध्यान रखो ऐसे। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, बताओ।
दिए गए में से राजस्थान में यहां अपवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बनास है वो इसका अपवा बेसिन, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम कहेंगे ज्यादा है। माही नदी का जो किनारा है वो आपका कांठल कहलाता है। माही का किनारा क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और 56 है, थड़ी है, देवड़ है। 56 है तो आपका 56 की पहाड़ियां भी है, 56 गांवों का समूह भी है आपके वागड़ क्षेत्र के अंदर। लेकिन कांठल है यहां पर हो गया, थड़ी बीकानेर के अंदर हो गया। अब चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर के बहती है? चंबल है वो आपके मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश से राजस्थान में आएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 223 का डी ऑप्शन। यूपी से होते हुए फिर बाद में यमुना जी और फिर गंगा जी में चली जाएगी। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा या वर्णाशा कहते हैं? वन की आशा या वर्णाशा कहते हैं, वो आपकी बनास नदी का ही उपनाम है, वन की आशा, वर्णाशा। राजस्थान के कौन से जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे ज्यादा विस्तार? देखो बाणगंगा बेसिन की आप बात करो, भरतपुर के अंदर इसका विस्तार है वो सर्वाधिक है, भरतपुर जिले के अंदर बाणगंगा बेसिन। अब बाणगंगा की बात करें, बैराट की पहाड़ियों से वहां से निकलेगी, और अर्जुन की गंगा इसे कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं, है ना। इसके अनेक उपनाम है, ये भी याद करो। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? अर्जुन की, कहते हैं कि अर्जुन ने तीर मार करके इस उत्पत्ति की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में चलती है? तोरावाटी, सीकर का, नीम का थाना, तमरावाटी क्षेत्र, वहां से कांतली नदी का प्रभाव होता है। किसका होता है? कांतली नदी का प्रभाव होता है। खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी, सीकर। राजस्थान की कौन सी नदी को आप रुंडित नदी कहोगे? तो रुंडित नदी आपकी कौन सी होगी? बाणगंगा नदी हो गई, अर्जुन की गंगा हो गई। अनेक उपनाम है इन नदियों के, बहुत सारे डाटा है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, आपको लफड़े में नहीं फंसना है, ठीक है। मैन पढ़ लीजिए 4th ग्रेड के लिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो मैंने पढ़ाया है 2025 के पेपर वाली पीडीएफ में, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। शुरुआती 200 प्रश्न हिस्ट्री कल्चर के और ज्योग्राफी के लेटेस्ट पीडीएफ आज रात को टेलीग्राम पे देख लेना। अगला देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? तो कांतली है, मसूरदी है, लेकिन दिए गए में से यहां पर काली सिंध वगैरह दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 228, कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा, आंतरिक प्रवाह वाली सी ऑप्शन इसमें राइट है। कौन सी नदी राजस्थान से होकर के नहीं बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा वगैरह ये है तो आपके मध्य भारत से बहती है। ताप्ती और नर्मदा है वो आपके मध्य भारत से। मध्य भारत की बात करें तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा, उनके बीच में से बहती है नर्मदा विशेष रूप से, बाकी तो राजस्थान की है। राणा प्रताप सागर बांध है वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चंबल नदी पर बने हुए 4 बांधों में से एक है वो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चूलिया जलप्रपात नीचे की ओर राजस्थान, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात जो वाटरफॉल है वो आपके राणा प्रताप सागर, जो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। ये चंबल के 4 बांध और उनके संदर्भ में वाटरफॉल वगैरह, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा क्या है। राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है? अब जवाई बांध की बात करें, पाली और सही परियोजना, इसमें पानी की आवक को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो याद रखना इसमें। बंद बरेठा और मोती झील, अब आपके सिलेबस में क्या है कि अपवाह क्षेत्र भी है, नदियां भी हैं, और इसके अलावा जल जो है, जल के अंदर आपकी सिंचाई परियोजना भी आती है, आपकी सारे कुछ झीलें वगैरह, ताल तलैया, ये सब आपके सिलेबस के अंदर है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 233। बंद बरेठा झील है, मोती झील की बात करें, बंद बरेठा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंद बरेठा की बात करें तो ये भरतपुर के अंदर है, और मोती झील वगैरह ये सब भरतपुर के। बंद बरेठा थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। जैत सागर का तालाब, अब मैं ये प्रश्न इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं वो क्लियर हो जाए। जैत सागर की बात करें तो ये आपका बूंदी के अंदर हो गया, जैत सागर बूंदी, जैत सागर तालाब बूंदी के अंदर स्थित हो गया। क्वेश्चन नंबर 234। जाखम बांध परियोजना है वो आपके राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? जाखम परियोजना आपके प्रतापगढ़ की हो गई, जाखम परियोजना प्रतापगढ़। आगे देखो, कौन सा युग्म आपका सही नहीं है दिए गए में?
झीलें बताई गई हैं सामने और जिले भी बताए गए हैं कि छापरवाड़ा झील जयपुर की है, ताल छापर चूरू की है, बालसमंद झील है वो आपके कहाँ की है, जयसमंद झील आपकी अभी तो सलूम्बर जिले में आती है ये, ठीक है, ये तो सलूम्बर जिले में आती है। बालसमंद की बात करें और इसके साथ साथ आपकी हम बात करें कायलाना की बात करें, ये दोनों की दोनों आपके कहां पर है, ये दोनों की दोनों आपके जोधपुर के अंदर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि यहां पर ये ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। छापरवाड़ा एक नई झील है, इसलिए ये पूछा गया प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं कि छापरवाड़ा वाला वापस पूछा जाएगा, तो थोड़ा उस टाइम में याद रखिएगा, ठीक है। चौथी बात है, आगे देखो, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आना सागर झील आनाजी चौहान के द्वारा 1135 से 37 के बीच में, 1135 से 1137 ईस्वी में तुर्कों को हराने के बाद में अजमेर की धरती को धोने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। वर्षा जल के संरक्षण करने से संबंधित आपका एक रानीसर टांका है, और रानीसर टांका है वो आपके कौन से स्थान पर स्थित है, रानीसर है वो आपका कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, आना। तुवर जी का झालरा भी एक प्रश्न आता है कई बार, तुवर जी का झालरा यह भी आपका जोधपुर के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके जल संरक्षण की तकनीकें। अब एक प्रश्न ये आता है कि राजस्थान के अंदर प्राचीन जल संरक्षण की तकनीकें कौन कौन सी हैं, टांका है, खड़ीन है ना, ये अलग अलग चीजें आ जाती है। अच्छा, ये तलैये है ना, जोहड़े हैं शेखावटी के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वर्षा जल संरक्षण के तकनीक है। जिस नदी पर आपका मेजा बांध बनाया गया है वो आपका कोठारी नदी है, और ये भीलवाड़ा के अंदर कोठारी बांध, ये कोठारी मेजा बांध है वो आपका कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया है। नौनेरा बांध का निर्माण कार्य कौन सी नदी पर है, नौनेरा बांध। अब करंट अफेयर्स में भी आप इसको देखते हो, ठीक है। नौनेरा बांध है दिए गए में से कौन सी नदी पर है, नौनेरा बांध दिए गए ऑप्शन में से आपका काली सिंध, क्वेश्चन नंबर 240। काली सिंध की बात करते हैं। अब ये कौन सा क्षेत्र हो गया, काली सिल की बात करते हैं तो हम करौली, वहां काली सिल नदी पड़ते हैं पूर्वी राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो अच्छे प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बढ़िया तरीके से, शानदार। तो अच्छे अच्छे प्रश्न। ज्योग्राफी बस थोड़ा नदियों के साथ जनसंख्या वगैरह परियोजनाएं, और उसके साथ इसको समाप्त करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। काली सिंध, नौनेरा बांध, हाड़ौती क्षेत्र वहां पर, ठीक है। अगला देखो, बीसलपुर बांध का निर्माण है वो कौन से वर्ष में पूरा होता है, बीसलपुर टोंक, इसका निर्माण है वो कौन से साल में कंप्लीट होता है, ये पूछा है। बीसलपुर का जो निर्माण है वो आपके 1999 में जाकर के कंप्लीट होता है, 1999 बीसलपुर टोंक। अगला देखो, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो राणा प्रताप सागर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर देखो, राजस्थान के अंदर 13 नदी बेसिनों में से कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है, ये अच्छा प्रश्न है, बताओ, ये अच्छा प्रश्न है। मिलियन एकड़ फुट के अंदर राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की जो संभाव्यता है वो आपका 11.29 मिलियन एकड़ फुट में है। राजस्थान की मरुगंगा के नाम से, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, मरुगंगा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कह दो, है ना, ऐसे कई सारे उपनाम हैं। तो ये आपका कौन सी हो गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। भारत की कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, दिए गए ऑप्शन के अंदर भारत की सबसे लंबी नहर में से ये आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, ठीक है। कंवर सेन इसके कहते हैं इंजीनियर। अब दिए गए ऑप्शन में कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है, ये पहचानना है आपको। ज्योग्राफी के हिस्ट्री के मिला के टोटल 300 क्वेश्चन है। उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट होगी, राजस्थान पॉलिटी के और इंडिया पॉलिटी के मिलाकर के फिर से हम उसमें पढ़ेंगे लगभग 200 प्रश्न, ठीक है। संविधान और राजस्थान की पॉलिटी, PDF आज रात को भेजूंगा, सारी PDF एक साथ ही। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान के बीच में, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब के बीच में। तो दिए गए ऑप्शन में आपका यहां पर सही सुमेलित नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ में है, MP आएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश आएगा।
और ब्यास परियोजना है वो राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा है। चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। और गुजरात राजस्थान के अंदर माही बजाज सागर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माई बजाज सागर, आप माई नदी आप सबको पता है अरब सागर की ओर जाएगी, तो गुजरात के साथ में एग्रीमेंट है। और इधर हम बात करें राणा प्रताप सागर, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें एक गांधी सागर बांध है ना, वो आपका मध्य प्रदेश में बना हुआ है, बाकी 3 राजस्थान में। गांधी सागर बांध है वो चंबल के ऊपर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है। और बाकी तीनों बांध कहां पर है? राजस्थान में। कुछ बेसिक जानकारी होगी ना तो भी प्रश्न सही कर दोगे। अगर किसी ने बहुत कम भी पढ़ रखा है ना, तो भी राजस्थान ज्योग्राफी में 15 प्लस सही करेगा या करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। किसी ने अभी 10 दिन पहले किताब उठाई है, 15 दिन पहले अभी उठाई है, या थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, अभी क्वेश्चन देखने भी आ गया, रिवीजन अच्छा हो रहा है, 15 प्लस मतलब 17 भी जा सकता है, 16 कम पढ़ा है तो भी, पूरा पढ़ा है तो फिर 20 में से 20 कोई रोक भी नहीं सकता। ये एक चारों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न वापस आएगा। हाँ, इसमें हमें 100% बिजली मिलती है, बिल्कुल सही है। माई बजाज सागर पूछे तो गुजरात राजस्थान करना, राणा प्रताप सागर राजस्थान एमपी। ब्यास परियोजना में आपके राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है। चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में आएगा। अब